वेलकम बैक। योर मनी में हम ले रहे हैं क्वेरीज और अभी हमारे साथ झारखंड से राजू कुमार जुड़ गए हैं। 44 साल के हैं। एसआईपी इनकी 34,500 की है। 21 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू अभी है। 16 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य इनका रखा है। और ये कुछ सवाल है इनके बारे में। राजू जी क्या सवाल है, आप पूछिए। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है और मल्टी कैप और एक कर सकते हैं। मल्टी कैप और पंखा फंड को एक कर सकते हैं। और कैश हार्वेस्टिंग के बारे में पूछना था। तो मेरे लिए उचित होगा? अभी 16 साल मेरा समय है, तो कैश हार्वेस्टिंग करना मेरे लिए उचित होगा? ठीक है, तो प्रवलीन जी ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है। एक तो ये है कि 5 करोड़ का लक्ष्य है इनका। 16 साल में 34,500 की एसआईपी है। 21 लाख अभी तक इनके पास है। तो थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हुए इनको आप बताएं। दूसरा, इनका ये मल्टी और कॉन्ट्रा फंड पर ये सवाल, ये सलाह चाहते हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 16 साल में क्या टैक्स हार्वेस्टिंग का ये लाभ उठा सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये भी इनकी क्वेरी में है। जी जी। अगेन उतना क्लियरली मुझे सवाल नहीं सुनाई दे जो आप बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे मनोज जी मैं बता रही हूँ। इनके पास 3 लार्ज कैप फंड है, तो उसमें से 2 को ये धीरे धीरे करके एग्जिट कर सकते हैं और एक को कंटिन्यू कर ले, बिकॉज बहुत ओवरलैप है। 51 to 58% के बीच तो इनके लार्ज कैप्स में ही ओवरलैप है। और इनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, तो वहाँ लार्ज कैप का जो टिल्ट है एक तो काफी अधिक है और ओवरलैप भी बहुत है इन स्कीम्स में, जाहिर है। और जो इनकी यहाँ पे क्वेरी है कि ये कॉन्ट्रा फंड ऐड करे, तो कॉन्ट्रा फंड्स का भी काफी ओवरलैप है सारे लार्ज कैप्स के साथ। सो आई थिंक लार्ज कॉन्ट्रा की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मल्टी कैप फंड मनोज जी ऐड कर सकते हैं, पर मल्टी कैप में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से फंड हाउस का। तो मेरी सलाह होगी कोटक और एसबीआई देख सकते हैं, उनका ओवरलैप थोड़ा कम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इनके एसबीआई का ब्लू चिप है, तो ग्रेजुअली वो उससे मूव करके मल्टी कैप में जा सकते हैं, या फिर धीरे धीरे एग्जिट करके ये कोटक का मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों का ओवरलैप थोड़ा कम है। गोल्ड ऐड किया जा सकता है अगेन इनके पोर्टफोलियो में, छोटा एलोकेशन फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। एंड इनका जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, अगर ये अभी करंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलते हैं तो इनका थोड़ा शॉर्टेज आएगा ऑलमोस्ट 2 करोड़ का। इनको 35,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत है, पर अचानक से एकदम से नहीं किया जाता। सो करीबन 10% का अगर मनोज जी ये स्टेप अप करेंगे तो ये 4.5 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। तो अगर हमने 12% लिया है रिटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर उससे थोड़ा अधिक हुआ सो ही विल बी क्लोज टू 5 करोड़ अगले 16 साल में। और इनने टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो कि आप अपना थोड़ा प्रॉफिट, मतलब आप आपके पास जो यूनिट्स हैं आप उसको बेच रहे हैं 1 साल के बाद, और आप उतना ही बेच रहे हैं कि आपका जो टैक्स कंपोनेंट है, जो गेन्स का कंपोनेंट है, वो 1.25 लाख तक ही रहे। तो आपका वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है एक तरीके से। तो आपने मान लीजिए 5 लाख का कुछ खरीदा था, वो 5,90,000 का हो गया और आपने सेल कर दिया है 1.5-2-3 साल में, जब भी आप बेच रहे हैं 1 साल के अधिक। सो वो जो 90,000 है वो आपका पूरा टैक्स फ्री हो गया, बिकॉज वो 1.25 लाख की लिमिट के अंदर। दूसरा तरीका जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का होता है, कि अगर आपने कहीं पे लॉस है इस टाइम का आपके पोर्टफोलियो में, आपने उसको बेच दिया तो आपने अपना लॉस को बुक कर लिया। तो मान लीजिए आपकी 2 लाख की कोई चीज थी और आज आपने उसको 180 पे बेच दिया है, तो आपका जो 20,000 है वो आपने लॉस झेल लिया। और उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर उस साल में आपका कोई मुनाफा नहीं है। तो मान लीजिए उसके अगले साल में आपका कुछ मुनाफा था, जहां पे आपका 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो 1.25 तक तो आपका वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगना। और जो बचा हुआ 25 है उसमें से 20 नलिफाई हो जाएगा इस लॉस के अगेंस्ट, तो आपका टैक्स बचे हुए 5 पे लगेगा। तो बेसिकली अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट को नलिफाई कर देता है। तो आपका जो 12.5% का टैक्स लग रहा होता है उस प्रॉफिट पे, वो आपका बच सकता है अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो दैट्स ब्रॉडली टैक्स हार्वेस्टिंग के 2 तरीके होते हैं। जी, और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गजराज सिंह है, उत्तराखंड से, 27 साल के हैं। 5,000 की एसआईपी है इनकी। गजराज जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, ये मेरा ये जो गोल है इसमें चाइल्ड एजुकेशन है और रिटायरमेंट के लिए सर वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मेरे फंड सारे बेहतरीन फंड है सर, या इनमें कोई चेंज करने की जरूरत है? ठीक है,
प्रवीण जी, इनको इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और रिटायरमेंट का इनका टारगेट है, साथ ही बच्चों के एजुकेशन का 5,000 की एसआईपी अभी कर रहे हैं, तो इनको क्या सलाह होगी? गजराज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपने बहुत अच्छा बनाया है। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी है जो एक लार्ज कैप की तरह काम कर रहा है, और एक मल्टी कैप फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। जो थोड़ी दिक्कत है वो ये है अमाउंट में। तो आपका जो अमाउंट है वो नेक्स्ट अगर हम 20 साल लेके चले तो 5,000 की एसआईपी आपका जो करंट है वो करीबन 50 लाख की सिर्फ जमा करेगी। आप इसको एक डायरेक्टली एक 12% का जो हम लेते हैं रिटर्न, आप एक कैलकुलेशन ले सकते हैं कि 20,000 की एसआईपी करेंगे तो आप 2 करोड़ बना लेंगे। आपने 5,000 की तो आप सिर्फ 50 लाख बना रहे हैं। तो वो आपको किसी भी गोल में हेल्प नहीं कर पाएगा। जो मतलब अमाउंट्स बन रहे हैं वो आपको फ्यूचर में बहुत कम है। तो आपको डेफिनेटली अपनी एसआईपी की रकम को यहाँ पे पंप अप करने की जरूरत है। तो आप कम से कम 10-15 हजार तक लेके जाइए और फिर उसको सालाना बढ़ाने की कोशिश करिए। पर आपका लॉन्ग टाइम पीरियड का भी पोर्टफोलियो है, तो गोइंग फॉरवर्ड आप एक लार्ज कैप का पैसिव फंड जोड़ सकते हैं, लार्ज कैप निफ्टी 50 इक्वल वेट। और अगर आप चाहें तो कल के लिए थोड़ा सा आपको डॉलर का हेज मिल जाता है, और कमोडिटीज का एक्सपोजर के लिए आप गोल्ड अगेन ऐड कर सकते हैं छोटी मात्रा में। एंड इंक्रीमेंट जरूर करिएगा अपनी एसआईपी को, और अमाउंट भी बढ़ाइए, तब आप कुछ सब्सटैंशियल कमा पाएंगे। अदरवाइज पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं। जी गजराज जी, तो देखिए प्रवीण जी ने कहा ही, आप उत्तराखंड से हैं और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपका अप्रोच अच्छा है, आपको सिर्फ थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी रकम जुटा पाएंगे 15-20 साल के बाद। तो अब चूँकि इस कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा है, चलते चलते प्रवीण वाजपेयी के टॉपिक्स जान लेते हैं। बताएं प्रवीण, नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके भी काम आए, और बीच में कोई लोग अगर अपनाना चाहते हैं तब भी। सो मनोज जी, 4 फंड्स में से 2 एक्टिवली मैनेज्ड हैं और 2 पैसिवली मैनेज्ड हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड का अगर किसी का इक्विटी पोर्टफोलियो बनना है तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी आप पिक कर सकते हैं, और मिड कैप में मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आप पिक कर सकते हैं किसी भी अच्छे फंड हाउस का, दोनों में। देन आपका थर्ड कंपोनेंट हो गया स्मॉल कैप, सो आप बंधन देख सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्को हो गया, टाटा, ये भी सारे अच्छे फंड हाउसेज हैं। कोई भी क्रेडिबल फंड हाउस एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप। मैंने यहाँ निपॉन आपको सजेस्ट किया है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप कोटक एसबीआई, वो भी अच्छे फंड हाउसेज हैं। कोई भी आप एक एचडीएफसी, कोई क्रेडिबल फंड हाउस ले सकते हैं। सो ये कैटेगरी वाइज आप फोकस करिए कि आपके पास एक लार्ज और मिड में पैसिव हो, एक स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड एंड एक मल्टी कैप। सो आई थिंक उससे एक आपको होलिस्टिक एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है किसी इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो अब प्रवीण जी ये बताइए कि चूंकि थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, ये जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं ये जनरल सजेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या रहता है आप लोगों के दिमाग में? मेरे ख्याल से जो अभी मार्केट्स को अगर हम देखें मनोज जी, सो यहाँ पे मैंने 2 एक्टिव एंड 2 पैसिव फंड्स की सलाह दी है। सो पैसिव फंड्स की सलाह इसलिए दी है बिकॉज हम लगातार देख रहे हैं कि ओवर टाइम पीरियड अगर हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें, 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें, तो एक्टिवली मैनेज फंड्स का आउट परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो रहा है। वो बहुत कम है जहाँ पे इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। सो अगर आज से 15 से 20 साल बाद का किसी का पोर्टफोलियो बन रहा है, तो 2 पैसिव जोड़ने से एक तो ये हो जाता है, वो बार बार चेज नहीं करेंगे कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, वर्स्ट परफॉर्मर है, आप सीधा इंडेक्स ले रहे हैं। एंड उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई फंड यहाँ पे हमने जोड़े हैं जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, जहाँ पे ओवरलैप्स कम हो। ओवरऑल एक फंड हाउस की अप्रोच डिफरेंट हो, तो आपके पास वेरिएशन इन फंड हाउसेस होनी चाहिए सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट हो। एंड यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ मनोज जी की, अगर किसी ने लार्ज मिड और स्मॉल में 1/3 भी पैसा डाला हो, और 15 साल की पीरियड में अगर उनने सबसे खराब फंड भी चुना हो अपनी अपनी कैटेगरी का, लार्ज फंड का सबसे खराब, मिड कैप का सबसे खराब और स्मॉल कैप का भी सबसे खराब, तो भी उनने करीबन 14.5% पिछले 15 साल में कमाया है। और अगर सबसे बेस्ट चुने होते तो करीबन 19.5%। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी है। इसमें अगर आपको वेरिएशन मिल जाए साथ में थोड़ा ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम की, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्टाइल की वेरिएशन के साथ। जी, तो ये एक पूरा एक डायनेमिक आप कह सकते हैं विज्ञान है जो आपको बताता है कि कैसे आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ही हम ये ख़ास शो लेकर आते हैं
योर मनी। प्रवलीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप चाहें तो आप भी यहाँ पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल पे हमारा पता है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव प्रोग्राम के दौरान आप फेसबुक या एक्स पर हमारे लाइव स्ट्रीम के नीचे भी अपने क्वेरीज क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम वहां से भी सवाल उठाते हैं। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।